बागपत के बड़ौत कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ है। इलाज के दौरान छात्र की मौत और इसके बाद परिजनों ने कोतवाली में शव को रखकर प्रदर्शन किया। मृतक छात्र की बहन ने पुलिस पर रिश्वत लेकर मामले को दबाने का आरोप लगाया है और कोतवाली में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। नाराज लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को 3 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान बीजेपी, आरएलडी और व्यापारी नेता भी मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने में मांग करते नजर आए। दरअसल 16 साल का रौनक 10वीं का छात्र था। 30 नवंबर को बर्थडे पार्टी में गया। उसी शाम सड़क हादसे में वो घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि रौनक की हत्या की गई, जबकि पुलिस इसे सड़क हादसा मान रही है। भाई बर्थडे में गया था, उसे कोई लेके गया, जब उसे जंगल में ले जाके मार दिया गया। सड़क पे भगा दिया, पुलिस वाले लेके गए। एक्सीडेंट बता रही है, हमारा भाई छीन लिया। कब की घटना है ये? घटना 30 तारीख 30 नवंबर। कुछ नहीं किया। हमारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट, कोई एक्शन नहीं। जिसके साथ गया उससे नहीं पूछा, जिसके बर्थडे में गया उससे नहीं पूछा। मेरा बच्चा, हमें या तो हमारा भाई दे दो या इंसाफ दे दो। खबर लखनऊ से है। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने ठेकेदारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर रहे रूप सिंह के करीबियों से पूछताछ की खबर है। चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं ये लोग और कुल 34 लोगों को ईडी ने तलब किया है। इनकी भूमिका संदेह के दायरे में ईडी को लगती नजर आ रही है और इनसे जांच के लिए, इनसे बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए इन्हें तलब किया गया है। तो ईडी अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। 2 प्रोजेक्ट है जिस पर ईडी को शक है। चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट है और इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इससे जुड़े जितने लोगों को ईडी खंगाल रही है, उनकी भूमिका तलाश रही है, उनके कागजात देख रही है और ऐसे में कुल 34 लोग ऐसे हैं जो ईडी की निगाहों में हैं। उन्हें तलब किया गया है और उनसे आगे क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईडी को आखिरकार क्या-क्या ऐसी चीजें मिली हैं जिसके मद्देनजर इन 34 लोगों को मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है और किस तरीके से पर्दे के पीछे ये पूरी जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनपुट क्या है विवेक? इसने लता, जब ये घोटाला हुआ था तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला था, जिसमें से ये कहा गया था कि 90% जो रकम थी उसका पेमेंट हो गया और 60% काम भी नहीं हुआ था। यानी 60% काम नहीं हुआ और 90% पेमेंट। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम की हेराफेरी हुई। और उसमें शिवपाल सिंह यादव उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे। बहुत सारे आईएएस अफसर, आलोक रंजन जो उस समय मुख्य सचिव थे, उनका भी नाम है। तो इन लोगों की सीबीआई जांच हो रही है और अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने इनसे पूछताछ के लिए एक नोटिस भी भेजा था कि पूछताछ की जा सकती है और उनसे जानकारी ली जा सकती है इस घोटाले से संबंधित तमाम पहलुओं पर। और बहुत सारी कंपनियों को काम दिए गए थे। उसमें से जो चीफ इंजीनियर उस समय तत्कालीन सिंचाई विभाग के थे वो थे रूप सिंह यादव। रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उसके बाद उनको जेल भेजा था। बहुत सारे अधिकारी और इंजीनियर्स गिरफ्तार हुए थे सिंचाई विभाग के, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो उन पर अभी आंच नहीं आई है। कई आईएएस अफसर, आलोक रंजन समेत कई आईएएस अफसर शुरू किया कि सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव थे। सुरक्षा बंगला और उसके बाद कहीं ये तो नहीं ये प्रोजेक्ट अपने आप में ईडी के शिकंजे का शिकार होने की या तैयारी, कसने की तैयारी चल रही है? इसने लता, सीबीआई जांच में तो शिवपाल सिंह का नाम आ सकता है, लेकिन ईडी की जांच में अभी फिलहाल उस दायरे में शिवपाल सिंह यादव नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं और ठेकेदार हैं, उनका जो गठजोड़ है, जिस तरह से मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, अवैध लेन देन हुआ, घोटाले हुए, कहां पर किस तरह से पेमेंट किए गए, बहुत सारे काम थे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में, बहुत सारे काम अलग अलग कंपनियों को दिए गए थे। उन कंपनियों से जुड़े ये लोग हैं और कई ऐसी कंपनियां हैं जो देश में बड़ा नाम करती हैं और कई जगह पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, गुजरात में भी किए हैं, वो भी कंपनियां शामिल हैं इस पूरे घोटाले में। उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो संचालक हैं, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको तलब किया है ईडी ने और उनसे पूछताछ की जाएगी। आज कई लोगों को बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए और ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक चलेगा। यानी 7 दिनों तक लगातार ईडी इन लोगों से पूछताछ करेगी। 34 से ये संख्या बढ़ भी सकती है। कई और लोग, जैसे पूछताछ होगी, इंटरोगेशन होगा तो तमाम चीज़ें और सामने आएंगी। जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाएंगे,
पैसा किस मद में लिया गया, किस मद का कितना काम हुआ। जब ये सारी छानबीन होगी तो और कंपनियों के लोग भी सामने आएंगे और ये संख्या बढ़ेगी। इसके बाद जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी, यानी जो पूरा एक चैनलाइजेशन का पूरा प्रोग्राम था। बिल्कुल, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये तो टेक्निकलिटी है विवेक, जो आप बता रहे हैं कि ये ईडी के कार्यशैली का हिस्सा है जो वो करने वाले हैं और इस मद्देनजर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जांच की आंच किस पर आएगी, जांच का असर किस पर होगा और पर्दे के पीछे जांच की कहानी भी क्या हो सकती है या नहीं, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अगर जांच के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो विवेक बता रहे थे कि किस तरीके से ईडी अपना काम कर रही है, किस तरीके से सीबीआई अपना काम करती है। लेकिन वीरेश, आपको क्या लगता है इस जांच की पूरी कहानी में आप दूर से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जब वर्णमाला हम पढ़ते हैं तो शुरुआत क से करते हैं, तो इस पूरे मामले की शुरुआत ठेकेदार से हो रही है और अज्ञ तक जाते हैं। इस पूरे विभाग का विभागाध्यक्ष कौन है? प्रमुख सचिव है। उसका अभिभावक कौन है? मंत्री है। मंत्री कौन है? शिवपाल सिंह यादव है। रिवर फ्रंट घोटाला कब से चल रहा है? रिवर फ्रंट बना कब? 2016 से पहले जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तो ठेकेदारों से पूछताछ की जाएगी। ठेकेदारों से क्या पूछताछ की जाएगी? घोटाले की पूछताछ की जाएगी। ठेकेदार टेंडर हुआ होगा, उस पर चीज़ें बनी होंगी कि कोई किसी ने ओबलाइज किया होगा, तो ओबलाइज करने की हैसियत किसकी है? मंत्री की हैसियत होगी, विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव की हैसियत होगी, मुख्य सचिव की हैसियत होगी। तो क से अज्ञ तक जाएगा, ए से जेड तक जाएगा। और जेड कौन है? विभागाध्यक्ष है। और जेड कौन है? भी उसका अभिभावक है। अभिभावक कौन है? शिवपाल सिंह यादव हैं। जी हाँ, तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव हैं। और इसके राजनीतिक मायने क्या है? बहुत सारे विपक्ष का आरोप है कि मैनपुरी चुनाव से इसे जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला कोई आज तो हम सुन नहीं रहे हैं। ये 16 में 17 में तभी से सुन रहे हैं, 17 की सरकार से ही सुन रहे हैं और आज 22 चल रहा है, तो इसके बहुत मायने हैं, दर्शक समझ रहे हैं। बिल्कुल, बोतल से जिन आखिरकार कब कब बाहर निकलता है उसकी टाइमिंग भी तो देखनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि जांच किधर जाती है और जांच की आंच में कौन कौन शामिल होता है। शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए मैनपुरी में चुनाव खत्म होने के बाद मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम के पास वैन से 2 ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। यहाँ सपा नेताओं की पुलिस प्रशासन से नोकझोंक भी हुई है। दरअसल मतदान के बाद मतपेटिका मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम में जमा होनी थी, सबमिट की जानी थी, लेकिन वहीं भावंत चौराहे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की इको वैन में 2 ईवीएम को सपा कार्यकर्ताओं ने ले जाते हुए पकड़ा। सूचना पर पहुंचे विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया, ये एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन्स हैं जो पोलिंग बूथ पर अगर मशीन खराब हो जाती है तो सप्लीमेंट्री मशीन के तौर पर रखी होती हैं, वो है जिन्हें सबमिट किया जा रहा है और इनको वेयर हाउस में लिया जा रहा है क्योंकि ये अनयूज्ड हैं, ये सप्लीमेंट्री मशीन है और वापस जमा वहीं कर दिया जाता है जहां से ये आई होती हैं। लेकिन इसी दरमियान इस इको वैन से 2 ईवीएम को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और मौके पर तमाम अधिकारियों के समझाइश की तस्वीरें आई। वीडियो ये आपके सामने है। लेकिन भैया देखिए क्या हुआ ऐसा, ईवीएम पर पारा चढ़ा, मैनपुरी में सपा का हंगामा देखने को मिला। ईवीएम मिलता है और इसके बाद बवाल मच जाता है। 2 ईवीएम है जो मिलना है और उसके बाद हंगामा, ये तस्वीरें आई। स्ट्रांग रूम के पास ये दोनों ईवीएम मिली हैं। वैन में ईवीएम मिलने पर सवाल उठा रहे हैं सपा कार्यकर्ताओं ने, न सिर्फ सवाल उठाया, हंगामा भी किया और सपा कार्यकर्ता पुलिस वालों से भी भिड़ते नजर आए। प्रशासन ने ईवीएम एक्स्ट्रा बताई, सप्लीमेंट्री ईवीएम रखी जाती है ताकि कोई भी खराब हो ईवीएम बूथ पर तो उसे रिप्लेस किया जा सके, इसीलिए रिजर्व में रखी गई थी ये ईवीएम, ये कहना है प्रशासन का। तो जो सप्लीमेंट्री ईवीएम थी उनको वापस रख दिया गया, या फिर यूं कहे रिजर्व ईवीएम थी, उनको फिर से वेयर हाउस ले जाया जा रहा था। लेकिन इसी दरमियान ये वो इको वैन है जिसमें 2 ईवीएम देख करके तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। ये निर्वाचन अधिकारी जो है मौके पर वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये नियमतः कार्रवाई हो रही है, नियम के तहत ही हम इस ईवीएम को वेयर हाउस में सबमिट करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि आखिरकार ये एक्स्ट्रा ईवीएम लेके गाड़ी में कहीं और क्यों रखा जा रहा है। इस पर सपा कार्यकर्ताओं को शक है और शक ही नहीं सिर्फ नाराजगी है और हंगामा किया। पुलिस के सामने भी नोकझोंक हुई, ये भी खबर आती है।
तो देखिए ये वो वैन है जिसमें 2 एक्स्ट्रा ईवीएम आपको बैक सीट पर दिखाई दे रही हैं। इसी ईवीएम को देखने के बाद तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने इस इको वैन को रोका और हंगामा शुरू कर दिया। तो मैनपुरी में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित रख दिया गया है। अब मैनपुरी के नवीन मंडी में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। 8 दिसंबर की वोटों की गिनती, उससे पहले सपा गड़बड़ी की आशंका जता रही है। 24 घंटे निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी करते नजर आ रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर आज देखिए 6 तारीख है, 7-8 तारीख तक डटे रहने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसा इनपुट है कि यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना की जा सके, क्योंकि इन्हें आशंका है। इसी मद्देनजर आप देखिए कि स्ट्रांग रूम के बाहर मजमा लगा हुआ है, मेला सा लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां से हटने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जरा सी नजर हटी तो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसी आशंका है, ऐसा डर है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर। और इसी के तहत उन्हें आदेश है या फिर उनकी मंशा है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी पूरी गर्मजोशी के साथ स्ट्रांग रूम की निगरानी करते समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को नतीजे आने से पहले तक स्ट्रांग रूम की ऐसे ही रखवाली की जाएगी। जहां हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लगातार छोटी बड़ी अपडेट की वीडियो शेयर करते हमने देखा, तो वहां ऑनलाइन से लगाए ऑफलाइन निगरानी की खबर मिल रही है। हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, आप तो थे मैनपुरी में, ये किस तरीके का माहौल है कि इतनी सर्द रातों में भी स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया के अस्तित्व का सवाल है, उनकी साख का सवाल है और नव समाजवाद के गढ़ मैनपुरी जिसे कहा जाता है उसका अस्तित्व का सवाल है। और कल अखिलेश यादव ने आह्वान किया अपने सभी समाजवादी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि भैया चुनाव हो चुका है, अब ईवीएम की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आह्वान कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया, तो कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई वहां पर, उनका कहना था कि अब तो रात काली है, अब वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, जब तक रिजल्ट न निकल जाए तब तक घर नहीं वापस आएंगे, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है स्नेहलता। और बहुत सच में कह रहा हूं, निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी का जो रिजल्ट है भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। उसके लिए अस्तित्व का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि फिर 24 में उठ नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी अगर ये गढ़ वाकई टूट गया। हतोत्साहित कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो बैठ जाएगा, कार्यकर्ता घर चला जाएगा, नेता घर बैठ जाएगा अगर ये चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इसे उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए मैनपुरी का रिजल्ट जो 8 को निकलेगा उस दिन बहुत निर्णायक चुनाव है। पूरे देश की नजर है, पूरे देश के विपक्ष को ध्रुवीकरण करने वाले सारे नेताओं की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन राहुल धर्म प्रियंका संकट गांधी जैसी हो, स्थिति भी पैदा कर दी गई है। सबकी नजर है मैनपुरी पे। देखिए वीरेश, एक तरफ तो धर्म संकट जैसी स्थिति अखिलेश यादव के लिए क्या ये है कि नहीं, आप क्लियर कीजिएगा, आप और विवेक दोनों में से जिसके पास भी इनपुट हो, क्या ये जो पहरेदारी चल रही है, जो तमाम कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं स्ट्रांग रूम का, उन पहरेदारों के पहरेदार बनकर के अखिलेश यादव उनके साथ रहेंगे या फिर विपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो लखनऊ आएंगे? उनके कहां मौजूदगी रहेगी आज की डेट में, इसे लेकर के कोई इनपुट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल उन्हें नहीं आना था और अपनी पत्नी के चुनाव में, अपने प्रत्याशी के चुनाव में मैनपुरी रहना था, तो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा था और पत्र लिखकर भेजा था कि मैं अनुपस्थित रहूंगा। आज विधानसभा अध्यक्ष के पास उनका कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए मसलन उन्हें आना है। आज मुख्यमंत्री को 11 बजे अनुपूरक बजट पर बोलना है। उसके बाद से लगभग हमें लग रहा है इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, या इतिहास में कभी हुआ होगा लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसी भी सदन में प्रश्नकाल को आज 3 बजे रखा गया है। 3 से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का प्रश्नकाल होगा। 11 बजे का जो प्रश्नकाल है उसे हटाकर 3 बजे कर दिया गया है। ये मैंने इतिहास में देखा नहीं है, आज पहली बार हो रहा है। और उसके बाद
वजह अब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जानते होंगे। ये इतिहास में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत प्रश्नकाल से ही होता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? प्रश्नकाल को अगर देखा जाए आगे बढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी के बाहर, कार्यालय के बाहर ही हमारे सहयोगी विवेक भी खड़े हैं। विवेक, किस तरीके का इनपुट मिल पा रहा है अगर समाजवादी खेमे की बात करें? स्नेहलता, समाजवादी पार्टी के लोग और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो मुख्य सचेतक हैं, वो सारे लोगों ने कल एक मुलाकात की थी, बैठक की थी और जवाब देने के लिए जो आज सदन में होना है उसके लिए तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं कि संशय की स्थिति है कि किसी भी नेता को ये मालूम नहीं है। मनोज पांडे जो विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस समय सैफई में है, लेकिन अगर आना होगा तो 2 घंटे का सफर है, वो आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको जानकारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से भी मैंने पूछा, बात की, उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ देर में आएंगे और यहाँ एक छोटी सी मुलाकात होगी, तमाम जो विधायक होंगे उनसे मुलाकात के बाद सदन में जाएंगे और सदन में हंगामा करेंगे, चाहे अनुपूरक बजट पर चर्चा हो या हो ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं, अपने मुद्दे जो वो पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इरफान सोलंकी का मामला है, इसके अलावा और जो मुद्दे हैं तमाम पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने के, रामपुर में, खतौली में और मैनपुरी में, वो मुद्दे उठाएंगे। इस बात को लेकर वो हंगामा करेंगे। इतना तय है कि आज होगा सदन में जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज हंगामा करेगी। दोनों स्थिति हमारे सामने है। मैनपुरी में एक तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी और उस पहरेदारी की जिम्मेदारी अखिलेश की होगी, या फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां पर सरकार को घेरने के लिए घेरेबंदी, कौन सी भूमिका में कहां अपना वक्त ज्यादा देते हैं अखिलेश, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल वीरेश, विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।